नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल एक एग्ज़ाम हुआ जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने करवाया और एग्ज़ाम का नाम था जूनियर असिस्टेंट का पेपर था। तो उसमें आपने देखा होगा पेपर कल 1 फरवरी 2026 को था। जिसने भी 2023 का पेट दिया था उनको मौका मिला था कल एग्ज़ाम देने का। तो हम उस पेपर को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी के आगे के पेपर कैसे आ सकते हैं। आज हम उनके आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, पर जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ये सारे आंसर्स या ये सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिए जाएंगे और इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कवर किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन हिंदी के आप देखेंगे तो हिंदी 30 प्रश्न आए। तो हिंदी का सबसे पहला प्रश्न था वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आंसर था सी। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा ई। इसमें कोई भी तत्सम नहीं है, सारे के सारे तद्भव शब्द हैं। फिर आगे देखिए जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, और ये आप देखेंगे तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 4 का आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर सी है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना, अंधों में काना राजा का मतलब ये होता है। ठीक है, ये हिंदी वाली मैम जब इसका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो आंचल मैम आपको इस पूरे पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाएंगे। तो आप वो क्लासेस भी देखिएगा। अभी आप आंसर मिला सकते हैं अपने। इसका आंसर है संभाव वर्तमान बी, क्वेश्चन नंबर 5 का। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें थोड़ा डाउट है। इसमें आंसर बी या ई, ये दोनों ही में से कोई हो सकता है। तो आप सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब तक आयोग की आंसर की ना आ जाए तब तक आप कुछ जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसके आंसर के लिए वेट कर लें। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा जब आंसर की आ जाएगी। फिर आप देखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा डी पुराना। गुणवाचक विशेषण की अगर आप बात करेंगे तो बहुत आप 25 ये नहीं होगा, पुराना हो जाएगा। ये गुण बता रहा है। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सही विकल्प हो जाएगा आगामी परीक्षा होता है या विगत परीक्षा। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा 9 का। ठीक, फिर आगे देखिए 10 का आंसर इसमें सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर 11 का आंसर आप देखेंगे तो वो डी हो जाएगा प्रश्नवाचक कौन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर ई का ऑप्शन 12 का देखेंगे सहयोगी का विलोम क्या होगा। तो सहयोगी का होता है प्रतियोगी। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए अगला है विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आंसर विज्ञापन की जरूरत या ई, इन दोनों में से हो सकता है। तो इसमें भी आपको डाउट है ये क्वेश्चन में, इसका आप वेट करिएगा। फिर हिमालय से गंगा निकलती है या किस प्रकार का उदाहरण है। तो आप इसको देखेंगे तो ये अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 15 का आंसर बी है, सम होता है। ठीक, फिर 16 का आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो वातानुकूलन यंत्र, इसको हम बोलते हैं एसी। और अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका हो जाएगा एयर कंडीशनर। ठीक, एसी को हम एयर कंडीशनर बोलते हैं, ये आपको पता भी होगा। अब उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वो निरोग है, क्योंकि वो ऐसे लिखा जाता है निरोग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द कौन सा है। तो देशज जो है वो इसमें डिबिया हो जाएगा। जानने की इच्छा इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा जो होती है वो जिज्ञासा हो जाती है। इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है। देखिए जीवन का अर्थ जो नहीं है इसमें आप प्राण तो होगा नहीं। ठीक, अब इसमें ये शिक्षक है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है।
फिर आप देखेंगे तुलना बोधक निपात का चयन करें, तो तुलना भी छोटा सा बड़ा सा, तो ये सा लग के तुलना की करी जाती है। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द अगर आप देखेंगे विज्ञापन का तो हो जाएगा ज्ञापन। ठीक है, फिर शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें देखेंगे कौन सा शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में सी, प्रसाद, है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 24 में आप देखेंगे तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर जो चलाते हैं वो अस्त्र होता है, और जो साथ में रहता है वो शस्त्र होता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अस्त्र। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसमें महेंद्र किस संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये साइन भी लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा बी आंसर है। 27 का आंसर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा शिवधनालय शिवालय होता है, शिव होगा शिवा नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी 11। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है वो 11 होती है। फिर हो गए ये आपका बी 30 का, निम्ब का तद्भव नीम है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसमें आप आंसर मिला लें, पर आप आयोग के आंसर की का ही वेट करें, जिससे कि आपको ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन लगभग आए थे रीजनिंग के, तो उसमें ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, ये डीआई का क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग में नहीं आता है, ये मैथ्स में आता है। और आपको पता है इस बार आपके लेखपाल के पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन हैं, तो आपको यहाँ से अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन से, एक चार्ट से एक क्वेश्चन बनाया गया, उसमें पूछा है वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, इसको पाई चार्ट कहते हैं, किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात। अब देखिए किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर ये पूछा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अगर आप परसेंटेज का ही निकाल लेंगे तो ये 2:3 होना चाहिए आंसर इसका, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखिए, इसमें आप देखिए, अब जैसे ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4, 3 × 3, फिर 2 × 2, 1 × 1, ये 16, 9, 4 4 8, ये 1, अगर आप इसको जोड़ेंगे 9 1 10 और ये 20, 0 30, ये हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको निकालते हैं, ये शॉर्टकट है। फिर अगला देखिए, श्रृंखला में अगली संख्या, अब इसका आंसर आप अगर इसमें देखेंगे तो 3 में अगर आप +12 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 15 और प्लस 15 10 25 10, यहाँ 20 जोड़ दिया, फिर इसमें देखिए ये आ जाएगा 35 में अगर आप 30 जोड़ते तो 65 बनता, तो आपने जोड़ा कितना है इसमें 35 10 45 10 55 55 10 65, 2 कम कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको +28 हो जाएगा। ठीक, अगर आप देखेंगे तो क्या बन रही है सीरीज, ये 12 है और ये 20 है, तो अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये +8 का आ जाएगा, ये 20 है और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी +8 का डिफरेंस है। अब 99 और 63 का डिफरेंस निकालिए, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 36, यहाँ पे कितना आ गया +36। अब +36 में अगर आप +8 जोड़ेंगे, 36 + 8, तो ये आपका हो जाएगा 6 6 12 2 14, यहाँ पे आ गया 3 1 4 44, तो आपको 99 में 44 ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 9 3 12 1 13, 9 3 12 13 1 14, 143 सी। ठीक है, 33 का आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। 34 का आंसर देखिए, 34 का जो आंसर है वो ए है। आप इसको इस जो ये पेपर है इसके आंसर्स आप मिला लें, अभी इनकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर वाइज जो हमारी श्रृंखला चल रही है यूपी SSSC PYQ, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग सारे सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, उसमें जो रीजनिंग के टॉपिक हैं वो वहाँ पर कवर किए जाएंगे, तो आप उसमें इसके एक्सप्लेनेशंस को देखिएगा। ठीक है, 34 का आंसर ए हो जाएगा। फिर आप 35 देखेंगे तो 35 का आंसर ई हो जाएगा। सभी फल बीज हैं इसमें, जैसे
सभी फल बीज है, सभी बीज पौधे हैं, तो ये पौधे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फल है, ये फल है और ये बीज है, ठीक। तो इससे जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं आ पाएगा। फिर आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। N 14 है, PAN 31 है, तो PIN कितना हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये नंबर सिस्टम से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर जो है वो सी हो जाएगा 39, ठीक है। फिर आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभाव संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप प्रभाव संचार की बात करेंगे तो रिश्ते में एक अच्छा उदाहरण, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ प्रभाव संचार नहीं पूछ रहा है, एक रिश्ते में प्रभाव संचार का अच्छा उदाहरण, तो ये हो जाएगा जवाब देने से पहले पूरी बात को सुना जाए, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें ये भी क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का ही है, ये रीजनिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं पर ये यहाँ पर पूछे गए हैं, इसलिए अब आप तैयार करें। और इसके पहले भी हमने एक पेपर डिस्कस किया था जो स्टेनो का था, उसमें भी रीजनिंग के पोर्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आप ये बात ध्यान रखेंगे और हमारे साथ उसको तैयार करते चलेंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है Q1 और Q2 ये दिए हैं में 4 प्रमुख क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लिए कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए Q1 से Q2 तक बिक्री में अधिकतम वृद्धि कहाँ पर है। तो अधिकतम वृद्धि आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगी 15 से 18 यहाँ पे 3, 22 से 25 3, 12 से 14 2 और 18 से 20 यहाँ पे 2। तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण ये ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से विषम को चुने अब इसमें विषम को चुनना है, तो आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ऑड वन आउट, ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग की क्लासेस में कवर किए जाएंगे। यदि एक निश्चित कोड भाषा में कॉल को BZKK के रूप में लिखा जा रहा है तो उस भाषा में प्यून को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ से B से C है, ये उल्टा जा रहा है, B से C, ठीक है। फिर Z एक माइनस हुआ, A जो नंबर होता है वो 1 पे होता है और Z जो होता है वो 26 पे, तो वापस यहाँ से जा रहे हैं हम, ठीक है। तो एक नंबर पीछे चलना है, K के पहले L, K के पहले L, तो ऐसे ही आप यहाँ पर बनाएंगे तो जो 40 का आंसर है वो D आ जाएगा, ODNM। अगर आप PEON का देखेंगे तो N के पहले M आता है, O के पहले N आता है, E के पहले D आता है, P के पहले O आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम होता है निर्णय समस्या की पहचान करना। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि समस्या क्या है तो किस बात का निर्णय लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें एक स्क्वायर था, उसको ये ऐसे था, इसको घुमा दिया गया 45 डिग्री पे, ठीक है। तो जब 45 डिग्री पे घुमाया गया तो ये ऐसे तो था ही, एक ये भी जुड़ गया इसके साथ। यही चीज़ आप ट्राइंगल के साथ देखेंगे, तो जब ट्राइंगल को 45 घुमाया जाएगा तो ये यहाँ पर ऐसे है और ये ऐसे हो जाएगा, तो स्टार की आकृति सी में है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। अब उस विकल्प का चयन करें जिसे सही वर्णाक्रम को दिखाया है और एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये आता है कि जो आपकी डिक्शनरी है उसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको लगाएं। तो यहाँ तो M है, ये हट जाएगा, O है, ये भी हटा दीजिए। अब आप देखेंगे U U U T T, तो इसी दोनों में पहला होगा तो T T में कट गया, E और I में E पहले आता है, ठीक है। तो जो E है ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये और दोनों ऑप्शन हट गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी एलिमिनेट करके, ठीक है। अब ई के बाद एक आप देख लीजिए कौन सा आएगा, तो ई के बाद डी तो आएगा नहीं, एफ ही आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बस यहीं से आंसर मिल गया, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सारे तरीके ये सब आपको सिखाए जाएंगे क्लासेस में, जिससे कि आप कम समय में पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक सर्किल है, फिर उससे बड़ा सर्किल है, फिर छोटा वाला ही सर्किल है, पर ये फील्ड है।
यहाँ पे ट्राइंगल है फिल्ड, उससे बड़ा, फिर ये दोनों क्या कहते हैं, फिल्ड नहीं है ब्लैक कलर से, ये ट्रांसपेरेंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट है तो ये बड़ा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा ये फिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। सेब क्या है, फल, तो पीला क्या है, रंग। ठीक है, ये लगा दिया, पीला हल्दी मत लगा दीजिएगा, रंग होगा इसका। ठीक है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, देखिए ये हमारा कंप्यूटर का सेक्शन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, आपके लेखपाल के एग्जाम में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आने हैं इस बार, वो एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब इसमें ऑप्शन आप देखेंगे, बिल गेट्स, अलेक्जेंडर ग्राहम, डोनाल्ड ट्रंप, तो आंसर चार्ल्स बेबेज है। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने भी थोड़ा भी कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो उसको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित नामों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 की पहचान करिए, तो ये तो फर्स्ट है, तो आप इसमें देखेंगे तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। फिर अगला देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा ARPANET, ARPANET इससे बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अमेरिका का था और ये पहला था। ये ध्यान रखेंगे, भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है, तो ये आपको पता है ये RBI है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन में उपयोग किया जाता है, LPG। ठीक, ये आपको पता ही है, और ये क्वेश्चन थोड़े आसान भी हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश की अधिकांश लोगों को रोजगार देता है, तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी कृषि ऐसा क्षेत्र है जिससे अधिकांश लोगों को भारत में रोजगार मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए 43 का, इसमें भारत ने 2025 में राफेल कहाँ से लिया था, तो राफेल लिया था फ्रांस से, तो ये है नहीं यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, तो ये हृदय हो जाएगा, लब डब लब डब, है ना। हृदय का काम होता है शरीर में वो रक्त को पंप करना। ठीक है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB आप सुनते भी होंगे, इसका यूज बहुत किया जाता है, बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरण करना, है ना, डेटा ट्रांसफर। 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में। ठीक है, ये अमृतसर पंजाब में, और जलियांवाला बाग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए भी जाते हैं, तो आप इसको तैयार करेंगे अच्छे से। राजस्थान, कभी कभार ये ये ईयर पूछ लेता है। ठीक है, कि 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 1919। राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है, देखिए इसमें हरित क्रांति ये सब तो नहीं होगा, इसमें परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, ऑपरेशन बुद्धा। फिर उसके बाद देखिए 58 में आप देखेंगे तो 58 में आप इसको मिलाइए, 58 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए लाइनेक्स क्या होता है, जो वर्ड प्रोसेसर, ए का आंसर इसमें 58। ठीक है, 58 का आंसर जो है ए का आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसर है, लाइनेक्स जो है वो संचार प्रणाली है, फोटोशॉप से हम क्या करते हैं, छवि संपादन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम से वेब ब्राउजर है, और लाइनेक्स आप देखेंगे तो ये संचार प्रणाली। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का ये आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 58 का जो आंसर है वो सी है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन सा है, ये है सविनय अवज्ञा। ठीक है, 59 का आंसर ए हो गया। अब 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान, तो ये कोविड था, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, फिर अब देखिए ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि आपको सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक प्रसंस्करण शक्ति के हिसाब से कंप्यूटर को लगाना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन प्रोसेसिंग पावर। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले कौन सा होगा, माइक्रो
उसके बाद हो जाएगा मिनी, उसके बाद हो जाएगा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। जिसकी बात अब हम करते हैं आज के टाइम में, तो सबसे लास्ट में सुपर कंप्यूटर होगा, सबसे पहले माइक्रो होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें बाकी तो ये सब गलत हो जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ डी हो जाएगा। फिर अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है? तो वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता है तो आप आंसर लगा लेंगे। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905-6 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय था? तो ये कौन सा गीत लोकप्रिय था? ये गीत था वंदे मातरम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो इसमें शुरुआत तो महात्मा गांधी ने की थी, पर उनको आंदोलन के एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आप देखिए 66 का आंसर, 66 का आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान को अनुमति देता है? तो ये है फास्टैग। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, फास्टैग का नाम तो सबको ही पता है, जो लोग भी गाड़ी से चलते हैं, हर आदमी को टोल, जहां पर भी टोल बने होते हैं वहां फास्टैग से ही पेमेंट हो जाती है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। 67 का आंसर सी, मेवाड़ के, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, इंटरनेट निम्नलिखित में से एक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या करता है? विश्व स्तर पर जुड़े सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है प्लॉटर। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पे वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति कौन देता है? वो देता है वेब ब्राउजर। जैसे कि आप क्रोम पढ़ते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, आज के जो लैपटॉप्स आते हैं या माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज है वो वेब ब्राउजर बोलते हैं। अब इसमें आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे, देखिए इसमें है, अब सूची मिलान से क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब MS वर्ड क्या है? विंडोज़ क्या है? विंडोज़ क्या हो जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MS वर्ड। फिर आप देखेंगे 71, देखिए 71 का आंसर हो जाएगा ए, पहले का फॉर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद बी का 1 विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी का सेकंड जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसको हम MS एक्सेल बोलते हैं, इसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, फिर MS पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, PPTs बनाते हैं, वो पावर पॉइंट पे ही बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 72 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित डेटा का एक उदाहरण है? तो संरक्षित डेटा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा एक्सेल। ठीक, स्ट्रक्चर डेटा कहाँ पर हम सेव करते हैं? तो वो एक्सेल में बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 73 का आंसर देखिए 73 का, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डेटा, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो 73 का आंसर आपको बी दिखेगा। पहला जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे स्मार्ट वॉच और स्मार्ट टीवी, ये सब चीज़ों पे बात होती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन जुड़े और संचार करने के उपकरण। फिर बिग डेटा, डेटा की बहुत बड़ी मात्रा। डीप लर्निंग, ऐसी मशीन जो मनुष्य की तरह सोच सकती है और कार्य कर सकती है। तो सी का आप देखेंगे तो तंत्र की कई परतों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, रुकिए, इसमें आप एक बार फिर से समझ लीजिए थोड़ा इंग्लिश में। देखिए, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो जाएगा? डिवाइस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड ऑनलाइन। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ए का आंसर आपने देखा, ए का आंसर 3 है। ठीक, अब बी का आंसर 1 है। बिग डेटा क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक, अब आप उसके बाद देखिए, फिर डीप लर्निंग, डीप लर्निंग क्या हो जाएगी? लर्निंग यूजिंग मेनी लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप चैट जीपीटी, इसको हम शॉर्ट में AI भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? मशीन्स दैट थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको बी दिखेगा। ठीक है, अब इसमें 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
सही ईमेल है, तो इसमें abc@gmail.com होना चाहिए, @abc। ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें यहाँ पे जीमेल तो लिखा है पर .com नहीं लिखा, तो ये ई हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ई हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर होता है। ये नहीं कि 4 ऑप्शन में से आंसर निकाल ही रहे हैं, है ना, तो नहीं, अगर आंसर मिल रहा है तो ई लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदाहरण है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण आप देखेंगे तो वो होता है चैट जीपीटी, है ना। अगला देखिए, वित्तीय लेन देन के लिए वित्तीय लेन देन के आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? देखिए, अगर अब आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम, वो इसमें लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि यूपीआई तो आपसे बैंक लिंक भी हो जाता, तो हो सकता है इसका आंसर ई हो। तो ये भी एक क्वेश्चन डाउट का है, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उससे समझ में आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 77 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? तो आप देखते होंगे जो आईफोन यूज करते हैं वो सीरी का यूज करते हैं, हे सीरी। अब ऐसे जब आप यूज करते हैं एंड्रॉयड का फोन, तो उसमें आप बात करते हैं ओके गूगल, तो वैसे ही है, वो आवाज वॉइस असिस्टेंट है। ठीक, अब अगला देखिए, कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो जब डिजिटल वॉलेट की आप बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा पेटीएम, ठीक है। 78 का आंसर है सी, पेटीएम, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पेटीएम आप यूज भी करते होंगे। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? इसका आंसर ई हो जाएगा, 79 का ई। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग या वहाँ पर डेटा सेव करते हैं, इसमें से कोई भी नहीं है आंसर, ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है बिग डेटा। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट पीपल, इनेबल देम टू शेयर मैसेजेस, फोटोज और अपडेट्स, ठीक है। अब ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर कंप्यूटर से पूछे गए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। जो लोग भी लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं तो वो इस पेपर को जरूर समझें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आयोग बना रहा है क्वेश्चन, ठीक। ई गवर्नेंस क्या है? अब सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना, यही होता है ई गवर्नेंस। यूजिंग द इंटरनेट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज, यही हो जाएगा इसका आंसर, 81 का आंसर, ठीक है, ए। फिर 82 में देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं? तो वो राप्ती है। फिर आप देखेंगे 83 छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लखनऊ, ठीक। तो ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, यूपी जी के। और इस बार आप अगर देखेंगे तो सिलेबस जो चेंज हुआ है, तो लेखपाल के नए सिलेबस में 20 क्वेश्चन यूपी जी के से आने हैं। देखिए, पहले जो 25 क्वेश्चन ग्राम विकास के आते थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यूपी जीके के होते थे, पर अब सेक्शन अलग कर दिया गया है। तो आप यूपी जीके पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे, थोड़े डेप्थ में, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था? तो वो घाघरा का युद्ध था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद भारत के मानक आईएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से, देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है, सही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरता है, नैनी स्थान है, और इसमें उन्नाव का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये सोनभद्र में है। और वन्यजीव अभ्यारण्य पर आपको एक क्लास पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या पक्षी अभ्यारण्य हैं या रामसर साइट हैं, उस पर क्लासेस आपको कराई जाएंगी, क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अभी रामसर साइट 2 नई बनाई गई है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, अभी 2 दिन पहले का करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? तो आजमगढ़ डिवीजन में अगर आप बात करेंगे तो मऊ और बलिया आते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। फिर वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? बजट पुराना हो गया, पर देखिए तब भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें 736, ठीक है। फिर आप देखिए, फिर 89 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग से बनते हैं? तो दक्षिणी भाग जो है ये बुंदेलखंड और बाघेलखंड का रीजन होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है?
ये चीज आप एग्जाम में जरूर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं इससे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। इसमें कौन सा गलत है, तो कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसा नाम का हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, फिर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की, तो ये 16 नवंबर 2022 था, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए, काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस जिले में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच। देखिए काशी तमिल संगमम ये जो होता है ये पिछले 3 साल से हो रहा है और हर बार ये बनारस में ही होता है। ठीक है, मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था, तो ये थे कर्ण वंश। ठीक है, 93 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 94, इसमें है टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में सत्य कथन बताइए, तो जो 94 है इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया, क्योंकि देखिए ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, निम्नलिखित में से किन राज्यों में क्रियान्वित किया गया, तो इसमें देखिए अगर आपको ये पता है कि ये उत्तर प्रदेश का है तो आंसर निकल जाएगा यहाँ से, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो 95 है इसका आंसर बी है। ठीक, अब 96 देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं, बांध हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जब लिखा है निम्न गंगा तो तमसा नदी, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। 96 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब ये आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिले में पाई जा रही हैं, तो ये सोनभद्र और ललितपुर हो जाएगा इसका आंसर। जो 97 है उसका आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी, देखिए ललित उपाध्याय, इसमें इसका आंसर ललित उपाध्याय इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो इसके बाद आप देखेंगे 99 ग्रीन GNIDA का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसे ही नोएडा का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो इसको जिनिडा बोलना चाहे तो शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जो 99 क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नोएडा का भी फुल फॉर्म होता है तो ये भी पूछे जाते हैं। अब अगली ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे महाजनपद राजधानी उसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे जो अश्मक है इसका विराट नहीं होता है, विराट जो है वो मत्स्य का होता है, तो ये गलत हो जाएगा सी। और इस पे एक 5 मिनट की सीरीज हमारे यहाँ पढ़ाई गई है जिसमें हमने पूरी जितने भी महाजनपद है और उनकी राजधानियां कवर किया है, और उसमें उत्तर प्रदेश का अलग से, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं इस पे क्वेश्चन बनता है, ये यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इस पेपर से आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस साल का ये यूपी SSSC आयोग का क्वेश्चन है और वो पेपर आपकी जो एग्जाम अथॉरिटी है वो यूपी SSSC आयोग ही है। तो लेखपाल के लिए आप इन सारे टॉपिक्स को समझें और इनका डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी आयोग के द्वारा। फिर हम लोग जो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, ग्राम विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे ही हर टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।